तो कवर स्टोरी का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। संकेत शानदार हैं, बम्पर त्योहार हैं। ये संकेत किस तरह के हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि अच्छे संकेत मिल रहे हैं? त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिली है और यही है सबसे बड़ा संकेत। सितंबर महीने में रिटेल महंगाई की दर घटकर 5% के करीब आ गई है। जरा डेटा के जरिए आपको समझाते हैं कि आज जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो एक आम आदमी के लिए राहत लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर जुलाई के महीने में अगर आपने शुरू करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस बार 5.5 के आसपास का महंगाई का आंकड़े का अनुमान था, लेकिन वो 5 के आसपास आ गया। 5.02% आया है सितंबर का महंगाई का आंकड़ा और इसे बहुत बड़ी राहत कहा जा रहा है। क्यों इसे राहत कहा जा रहा है? इसके पीछे के कारण हैं ये 2 महीनों के आंकड़े। इससे पहले अगस्त में अगर आप देखेंगे महंगाई 6.83% थी। आरबीआई परेशान था क्योंकि टॉलरेंस बैंड जो है आरबीआई का वो 4 से 6% का है और 4 से 6% के बीच में महंगाई नहीं आ रही थी पिछली बार अगस्त में। और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उससे भी पहले 7.44 वाली जुलाई का महीना लेकर आया था। तो एक तरह से जुलाई में जो चिंताएं थी महंगाई को लेकर वो थोड़ी कम ज़रूर हुई अगस्त में, लेकिन पूरी तरह से नहीं आई थी क्योंकि जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का उसमें वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 5 का आंकड़ा आ गया है और ये एक बड़ी राहत कहा जा रहा है। इन आंकड़ों का और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आगे, लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं उसका और डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर और डाल लेते हैं। तो ये मानधन मंद आधार पर जो हमने आपको बताया घटकर हो गई है 5.02, इससे पहले थी 6.83%। खाद्य महंगाई दर, ये देखिए थोड़ा सा यहां पर बड़ी राहत मिली है। खाद्य महंगाई दर जो है वो 9.94% थी मंथ ऑन मंथ आधार पर, अब ये हो गई है 6.56%। तो एक बड़ी गिरावट खाद्य महंगाई दर में भी आई है और इसीलिए त्योहारों के बीच में ये आंकड़े आना बहुत बड़ी राहत के संकेत लेकर आ रहा है। सब्जियों की महंगाई दर आपने देखा होगा, टमाटर और दूसरी चीज़ों के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे थे, 26.14% हो गए थे सब्जियों की महंगाई के दाम। और देखिए आप सीधा शार्प इसमें डिक्लाइन आया है ट्रैजेक्टरी में और ये 3.39% हो गई है। तो सब्जियों के दाम भी घटे हैं और इससे एक बड़ी राहत। बिजली ईंधन की महंगाई भी जो है घटकर वो 4.31 से घटकर -0.11 यानी कि फ्लैट अप पे आ चुकी है। तो इस तरह से चारों तरफ से एक आम आदमी को राहत जरूर मिली है। आगे क्या होगा उस पर करेंगे विश्लेषण, लेकिन कुछ और डेटा जो रिटेल महंगाई दर 5.2% आई है। आंकड़ा क्या कहता है? अनुमान ये कहता था कि 5.45% आएगी यानी कि 5.5% के आसपास आएगी, लेकिन वो आई है 5 के आसपास। तो ये एक बड़ी राहत कही जा रही है। अब एक इसमें बड़ी बात क्या आई है? एक तरफ महंगाई घटी है और दूसरी तरफ आईआईपी के आंकड़े हमारे पास जो आए हैं वो शानदार हैं। देखिए आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 14 महीने के हाई पर यानी कि 10.3% रही है। एक साल पहले ये अगस्त 2022 में अगर आप देखें तो उस समय आईआईपी ग्रोथ -0.7% थी और सालाना आधार पर जो दूसरे आंकड़े हैं वो भी देखेंगे तो एक तरफ आपकी महंगाई घट रही है और आईआईपी ग्रोथ बढ़ रही है और दूसरे सेक्टर्स भी जरा फटाफट से देखें तो माइनिंग ग्रोथ -3.9% से बढ़कर 12.3% रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो -0.5% से बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ देखेंगे तो ये 1.4% से बढ़कर 15.3% रही है। इसी तरह से कैपिटल गुड्स की ग्रोथ भी है सालाना आधार पर 4.3% से बढ़कर 12.6% रही है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है महंगाई का, जो आप देख रहे हैं, और आईआईपी का। महंगाई का घटना और आईआईपी का बढ़ना, ये अगस्त में आप देखिए 10.03%, जुलाई में कम थी 5.65% थी और जून में 3.76% थी। तो एक तरफ इन महीनों में, इससे पहले के महीनों में महंगाई ऊंचाई पर थी और आईआईपी कम थी, तो इससे एक प्रेशर आ रहा था इकोनॉमी पर और वो प्रेशर साफ तौर पर ये संकेत दे रहा था कि कुछ और नीतिगत फैसले लेने होंगे। लेकिन अब ये जो आंकड़े आए हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के।
बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव सर आपका। सर कितनी राहत है ये, और टॉलरेंस बैंड के अचानक से एकदम मिड में आ जाना, 5 पे आ जाना, अनुमान था 5.5% का, 5.5% के आसपास, ये कितनी बड़ी राहत आप देख रहे हैं सर इसे? इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों जो आंकड़े आए हैं ये काफी राहत को दिखलाते हैं। सीपीआई का स्तर भी और परिवर्तन की दिशा भी, आईआईपी का भी स्तर और परिवर्तन की दिशा, ये दोनों ही सही डायरेक्शन में जा रही हैं। सीपीआई का 5% होना और पिछले महीनों में क्रमशः गिरावट, और इसी तरह से आईआईपी का 10% होना और पिछले महीनों की तुलना में क्रमशः बढ़ोतरी, ये दोनों बातें बहुत आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाली है। और इससे ये लगता है कि पूरा साल जो है वो हम लोगों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से अच्छा जाएगा, क्योंकि कोई प्रेशर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर अब ये नहीं है कम से कम कि वो ब्याज की दरें बढ़ाए। और समृद्धि जो है वो भी, जो अभी आईएमएफ ने अनुमान लगाया है पूरे साल के लिए 6.3%, और रिजर्व बैंक का अनुमान था 6.5%। तो इन दोनों के बीच में कहीं अगर समृद्धि होती है तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और इसी के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था की समृद्धि से लगभग दोगुनी होगी। ये सर ये विचित्र ट्रैक क्यों है? क्योंकि इस पे आईएमएफ ने भी कहा है कि हम बड़ी इकोनॉमीज में सबसे शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमीज हैं। दूसरी पूरी ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, सब जगह चिंताएं हैं। इजराइल हमास वाले पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ऑलरेडी ग्लोबल अनिश्चितताएं थी और हमारी एक अलग ट्रैजेक्टरी, हमारे कुछ अलग से आंकड़े। इसके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं सर? इसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो घरेलू मांग है और घरेलू अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उस पर निर्भर ज्यादा है, और उसका जो नुकसान होता है ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन से, और उसके कारण जो एक्सपोर्ट में घटोतरी होती है उसका जो असर होता है वो बहुत मार्जिनल है। इसके कारण हम लोग की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः घरेलू जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स है उन पर डिपेंडेंट है, और इसलिए एक तरह से कहा जाए कि हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्यून है। हालांकि पूरी तरह से इसका ग्लोबल जो फैक्टर्स है उनका असर खत्म हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी भी अगर कीमतों की दृष्टि से देखें तो दो तीन बातें ऐसी हैं जो कि थोड़ा रिस्क को पैदा करती है। दिशा तो सही है, स्तर भी सही है, लेकिन जो संरचना है इस कीमत स्फीति की, उसमें पल्सेस की, स्पाइसेस की और सीरियल की जो जो सूचकांक है सीपीआई के, वो अभी भी थोड़ा ऊंचे स्तर पर है। मैं और एग्जैक्टली इनके साथ मैं सेपरेटली, रिस्क, यस सर, मैं सेपरेटली यही चाह रहा था सर कि थोड़ा सा अभी भी जो ऐसे संकेत हैं जहां पर हमें थोड़ा सतर्क होना है, सेलिब्रेशन के मोड में ना आते हुए, जरा उन्हें आप इंगित करें सर। हाँ, तो तीन बातों पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा, यानी नीति निर्धारकों को ध्यान देना होगा। एक तो ये कि अभी भी अंदेशा है कि भारत में रेन की डेफिशिएंसी होगी, और जिसके कारण सप्लाई साइड बॉटलनेक्स डेवलप हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जो पल्सेस स्पाइसेस सीरियल्स का जो जो क्षेत्र है उसके उसके तहत। दूसरी बात है कि एनर्जी प्राइसेस जो हैं उनमें भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी वल्नरेबल है, और पेट्रोलियम प्राइसेस में सप्लाई साइड चैलेंजेस आ सकते हैं और प्राइसेस प्रेशर में आ सकती है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि ग्लोबल सप्लाई साइड अनसर्टेनिटीज के कारण इनपुट प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है जनरल, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी प्राइसेस। तो इन तीनों बातों को लेकर के थोड़ा हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे अभी भी जो है वो कीमतें ऊपर जा सकती है। एब्सोल्युटली सर, इसमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के फैक्टर्स जो पिछली बार भी अच्छे नंबर आए थे और बिल्कुल कंफर्टेबली वो 50% से ऊपर बने हुए हैं, ये कितना पुश करेंगे हमारी ग्रोथ को आगे सर? इसमें सबसे जो ऑप्टिमिस्टिक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई है वो पिछले कई महीनों से बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है, और इसका कारण यह है कि बहुत हद तक जो सर्विस सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का वो रिकवर भी कर रहा है, और उसके एक्सपोर्ट डिमांड में उतनी कमी भी नहीं हुई है। यानी फॉरेन ट्रेड में सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस गुड्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी रही है।
और एक सेक्टर जो कोविड के बाद थोड़ा सा प्रेशर में था, जिसको कि हम लोग ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का सेक्टर कहते हैं, वो सेक्टर जो है वह भी अब उछाल पर आ रहा है। यानी उसमें जो रिकवरी हुई थी उसको लेकर पहले क्वार्टर का डेटा देखा जाए तो हम लोग 19-20 की के मैग्नीट्यूड की तुलना में अभी भी नेगेटिव में थे पहले क्वार्टर में, लेकिन अब आगे के क्वार्टर्स में हम लोग आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई का सूचकांक है ये बहुत अच्छा दिखला रहा है। जी। मैन्युफैक्चरिंग जो आईआईपी का इंडिकेशन है वह 9.3% का है, और इसमें जो इसके साथ कैपिटल गुड्स है वो और भी अच्छा दिखला रहा है 12.6% का। जी। तो ये सब जो है ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि इकोनॉमी को स्वस्थ रखेंगे। तो बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जो आईएमएफ का अनुमान है 6.3% का और आरबीआई का 6.5% का, इसी के बीच में यानी इसी नैरो रेंज में हम लोग एक्चुअली परफॉर्म करेंगे। अच्छा। इन रिस्क जो रिस्क के फैक्टर्स हैं उनको होते हुए भी। ठीक है सर। ऑटो सेल्स के आंकड़े भी बढ़िया आए हैं, जीएसटी कलेक्शन हमारा शानदार तरीके से बना हुआ है, महंगाई भी अब कंट्रोल में है। आखिरी सवाल सर मेरा, आपने हालांकि उसका उत्तर दे दिया कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं क्या वो 7.7% से ऊपर हम उम्मीद करें, और दूसरा कि आरबीआई का जो अब तक महंगाई पर फोकस था पूरा, क्या एक विंडो मिला है कि अब थोड़ा ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए? अभी भी जो 5% है और जो आरबीआई का अनुमान है कीमत का पूरे साल के लिए वो अभी भी 5.4% है। तो जो 6% का अपर लिमिट है, टॉलरेंस लिमिट, उससे थोड़ा ही कम है। इसलिए मुझे नहीं लगता, अभी हम लोग एक तरह से गोल्डन ब्रैकेट में आ गए हैं। यानी ग्रोथ भी बहुत अच्छा है और सीपीआई भी जो है वो टॉलरेंस लिमिट में है। इस समय बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और थोड़ा वॉच करना चाहिए, कम से कम एक क्वार्टर और। एक बात और जो रिस्क फैक्टर है उसको उसकी ओर इंगित कर सकता हूँ कि जो रियल ग्रोथ है वो तो 6.5% हो सकती है, लेकिन जो नॉमिनल ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का जो वेटेड एवरेज बनता है, जो कि इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर कहा जाता है नेशनल इनकम अकाउंट्स में, वो डब्ल्यूपीआई अभी भी अनुमान है पूरे साल के लिए 0% के आसपास रहेगा। तो इस हालत में जो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर है वो हद से हद जो है वो 7-8% हो सकता है, नॉमिनल ग्रोथ को दिखला सकता है। तो नॉमिनल ग्रोथ अगर 7-8% रही तो फिर हम लोग का जो टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी है और टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ है वो थोड़ा कम रहेगा बजट अनुमान से, जो कि 10.5% का है। उस हालत में अगर टैक्स रेवेन्यू कम हुए अनुमान से तो फिर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो ये बढ़ोतरी दिखलाई पड़ रही है अब तक, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रिस्क फैक्टर मुझे दिखलाई पड़ता है। रियल साइड में मुझे डाउट नहीं है, लेकिन नॉमिनल साइड में एक रिस्क दिखलाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते बहुत क्विक एक कमेंट आपका मैं चाहूँगा। आज आईएमएफ चीफ ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ब्लैक क्लाउड की तरह, काले बादल की तरह, साए की तरह मंडरा रहा है। हालांकि भारत के प्रति उनका नज़रिया अलग है, लेकिन फिर भी क्या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई किसी तरह का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आप देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का? इसमें चूंकि ये यूक्रेन और रशिया के संदर्भ के ठीक बाद आ गया है, इसलिए जो ग्लोबल सप्लाई साइड प्रेशर्स है वो बढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग की ग्लोबल डिपेंडेंस, कुछ ग्लोबल इंपोर्ट्स हम लोग के लिए क्रिटिकल हुए, खासकर अगर पल्सेस का इंपोर्ट जरूरी हुआ और बहुत हद तक सीरियल के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो कुछ तो इससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। लेकिन उम्मीद ये है कि ये जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। ठीक। और उस हालत में अगर ये क्राइसिस सॉल्व हो जाती है कुछ ही महीनों में, तो फिर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल सप्लाई साइड प्रेशर्स जरूर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और विस्तार से विश्लेषण दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।